हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेहराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से मन लगाकर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हम कर रहे थे इंडियन पॉलिटी का चैप्टर सिटीजनशिप। तो इसके हमने 3 पार्ट कर लिए थे और आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। ओके, और इसके बाद हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एक स्टूडेंट या एस्पिरेंट के लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट, इंडिया में रह रहे हर नागरिक यानी कि सिटीजन को पता होना चाहिए। एंड वो है फंडामेंटल राइट्स। ओके, फंडामेंटल राइट्स। तो अभी तक हमने पार्ट 1 में सिटीजनशिप और उनके फैक्ट कवर किए थे। ठीक है, और पार्ट 2 में मैंने आपको ये बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन लिखे गए हैं सिटीजनशिप के बारे में। एंड देन पार्ट 3 में हमने सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट कवर किया था, विच इज सिटीजनशिप एक्ट 1955। ऑलराइट, तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने सिटीजनशिप एक्ट 1955 एक्ट कवर किया था। ओके, तो आई होप कि आप सबने प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो देखें, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि घर बनाने से पहले नींव स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, नहीं तो वो घर कभी भी टिक नहीं पाएगा। ठीक है, उसी तरह सिटीजन क्या है, सिटीजनशिप क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं, जब सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या है। अगर आपको यही समझ नहीं है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या है, तो आप उसकी अमेंडमेंट को कैसे समझोगे। ओके, तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर को विजिट कीजिए, देखिए, आपको बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, यानी कि हमारे जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं, कौन कौन सी ईयर्स में अमेंडमेंट हुई हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो 1955 के एक्ट में सबसे पहले अमेंडमेंट करी गई थी 1986 में। ठीक है, तो कौन सी अमेंडमेंट करी गई थी, किस ईयर में की गई थी? 1986 में। The 1986 amendment is one of the most important changes made to Indian citizenship law. तो 1986 की अमेंडमेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है इंडियन सिटीजनशिप लॉ की। इसने सिटीजनशिप बाय बर्थ के रूल्स को स्ट्रिक्ट किया, जहां ऐसे कह सकते हैं कि टाइटेंड द रूल फॉर द सिटीजनशिप बाय बर्थ। अगर हम बात करें 1986 से पहले क्या प्रोविजन था, तो 1986 से पहले ये प्रोविजन था कि जो पर्सन 26 जनवरी 1950 के बाद इंडिया में पैदा हुआ हो, वो इंडियन सिटीजन है ऑटोमेटिकली। ओके, वो ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। ठीक है, ये मैटर नहीं करता था, ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि उसके पेरेंट इंडियन है या इनलीगल माइग्रेंट है। ठीक है, बट फिर इस प्रोविजन में चेंजेस लाया गया और लॉ को स्ट्रिक्ट बनाया गया। कैसे? तो अमेंडमेंट की गई सेक्शन 3 में सिटीजनशिप बाय बर्थ में। तो यहाँ कहा गया कि अब से सिटीजनशिप बाय बर्थ ऑटोमेटिकली नहीं होगी। अगर कोई पर्सन इंडिया में पैदा हुआ है आफ्टर 1 जुलाई 1987 के, तो वो तब इंडियन सिटीजन बनेगा जब उसके पेरेंट में से एक पेरेंट इंडियन सिटीजन होगा उसके बर्थ के टाइम पर। ओके, और इसी के साथ सेक्शन 3 में अमेंडमेंट किया गया सिटीजन बाय बर्थ को, जिसको शिफ्ट किया गया ज्यूस सॉली प्रिंसिपल से। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, ज्यूस सॉली प्रिंसिपल एंड ज्यूस, ठीक है, सैंगुइनिस। ठीक है, तो शिफ्ट किया गया ज्यूस सॉली प्रिंसिपल से ज्यूस सैंगुइनिस में, यानी कि जो राइट बाय बर्थ, ठीक है, बर्थ प्लेस अगर इंडिया में पैदा हुआ हो तो उसको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब वैसा नहीं होगा, अब राइट बाय ब्लड होगा। ठीक है, यानी कि पेरेंट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ओके,
तो अब बात करते हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ी इस इस एक्ट को अमेंड करने की। तो सबसे पहले हमारा रीज़न है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया अभी, राइट बाय बर्थ प्लेस टू राइट बाय ब्लड, और रिस्ट्रिक्शन लगाई गई सिटीजनशिप बाय बर्थ में, ठीक है। अब रीज़न की बात करते हैं कि रीज़न क्या है, क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई गई इन चीज़ों पर। तो सबसे पहले पॉइंट है लार्ज स्केल इलीगल इमिग्रेशन, ठीक है। तो 1970s और 1980s के दौरान स्पेशली इंडिया में स्टेट जैसे कि असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ठीक है, यहाँ पर ह्यूज माइग्रेशन देखनी पड़ी। कहाँ से? नेबरिंग कंट्री से, मेनली बांग्लादेश से, ठीक है। मैं आपको इसको मैप्स पे भी दिखाती हूँ, वेट करें। मैप आपका ये रहा मैप आपका, ठीक है। तो बांग्लादेश से, यहाँ देखिए एक सेकंड, तो बांग्लादेश से माइग्रेशन हो रही थी कहाँ? असम में, ठीक है। असम, वेस्ट बंगाल, हमारा ये वाला एरिया वेस्ट बंगाल, और त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा में क्या देखने को मिल रही थी? माइग्रेशन देखने को मिल रही थी, ओके। तो इसलिए इस लॉ को स्ट्रिक्ट किया गया। फिर बात आती है असम एगिटेशन की। नंबर 2 रीजन क्या है? असम एगिटेशन कब? 1979 से लेके 1985 तक। अब क्योंकि माइग्रेशन हुई काफ़ी ज़्यादा और असम इफेक्टेड हो रहा था, तो वहाँ के असम के जो नेटिव थी स्टूडेंट ने, उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट करी। किसके लिए? इलीगल माइग्रेंट को वोटर बनने के लिए, ठीक है, कि इलीगल माइग्रेंट जो है वो वोटर ना बन सके। इलीगल माइग्रेंट की वजह से उनकी कल्चर आइडेंटिटी के बदलने के डर से भी उन्होंने ये जो एगिटेशन किया था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मैं कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में बताती हूँ। तो कल्चरल आइडेंटिटी का मीन होता है कि डेमोग्राफिक चेंजेस होने। जैसे डेमोग्राफिक चेंजेस क्या क्या? कि लोगों का बढ़ जाना, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल्स इंक्रीज होना, उनकी लैंग्वेज का चेंज हो जाना, रिलीजन में चेंज आ जाना, कल्चर में और एथनिक बैकग्राउंड का भी चेंज होना, ये सारे के सारे डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं। जैसे अगर नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज होंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वहाँ की, और वहीं असम में असामीज और बोडो लैंग्वेज बोली जाती है। अगर वहाँ पर बांग्लादेश से कोई अगर माइग्रेशन आती है तो वो बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो इसीलिए उनकी लैंग्वेज में भी चेंजेस आएंगे। और वहीं रिलीजियस की बात करें तो बंगाली स्पीकिंग पीपल जो है बांग्लादेश से, वो काफ़ी जो होंगे वो मुस्लिम होंगे, ठीक है। तो इसी तरह उनका रिलीजियस भी इफेक्ट होगा, रिलीजन भी इफेक्ट होगा, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें उनके, आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि लैंग्वेज जो है ना, वो लैंग्वेज भी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। और मुस्लिम पॉपुलेशन है तो वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक असम अकॉर्ड करवाई 1985 में, इस मूवमेंट को रोकने के लिए, क्योंकि ये मूवमेंट को रोकना था। तो फिर असम अकॉर्ड कराई गई गवर्नमेंट के द्वारा, और ये प्रॉमिस किया गया कि हम लॉ को स्ट्रिक्ट करेंगे। ऑलराइट। तो इसी तरह 1986 की जो अमेंडमेंट थी, इस डिमांड को फिलफिल करने की वजह भी बनी, ठीक है। और थर्ड कंसर्न था नेशनल सिक्योरिटी को लेके। नेशनल सिक्योरिटी को अनरेगुलेटेड इमिग्रेशन की वजह से बॉर्डर कंट्रोल इशू आ रहे थे, इनफिल्ट्रेशन और इलीगल स्टेटमेंट, यानी कि गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे देश में घुसना, ठीक है। तो इलीगल इमिग्रेशन हो रही थी, इलीगल सेटलमेंट्स हो रही थी। इसके कारण क्या होता? इंफॉर्मेशन जो है इंडिया की वो चोरी हो जाती। अगर वहाँ कोई देश के अगेंस्ट पर्सन रहने लग जाता तो टेररिस्ट एक्टिविटी का बढ़ना, इसके अगेंस्ट यानी कि टेररिस्ट एक्टिविटी भी हो सकती थी। सिस्टम को कमज़ोर भी किया जा सकता था, ठीक है।
तो ये था थर्ड कारण, इसी वजह से इस एक्ट को अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, और इसी वजह से सेक्शन थर्ड सिटीजनशिप बाय बर्थ में चेंज लाया गया और इसको स्ट्रिक्ट किया गया। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986 का। तो ऑटोमेटिक सिटीजनशिप को कंट्रोल किया गया, इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल किया गया, डेमोग्राफिक चेंजेस के होने के लिए इस लॉ को बनाया गया, अमेंडमेंट की गई, नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए इस एक्ट में अमेंडमेंट करी गई। ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ, विच इज 1992 अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसको लागू किया गया 10 दिसंबर 1992 में। तो इससे पहले सिटीजनशिप बाय डिसेंट यानी कि सेक्शन 4 में क्या था? ठीक है, तो सेक्शन 4 में ये था कि बर्थ के टाइम पर सिटीजनशिप किसी भी पर्सन को तब मिलेगी अगर बर्थ के टाइम पर फादर इंडियन सिटीजन होगा, और ये जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी बन गया था। तो सिटीजनशिप बाय डिसेंट में क्या था? ये था कि अगर कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया बोर्न हुआ था तो वो तब भी इंडियन सिटीजन बन सकता है, तब ही इंडियन सिटीजन बन सकता है अगर उसके फादर इंडियन सिटीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मदर्स का क्या? ठीक है, व्हाट अबाउट मदर्स? तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर मदर इंडियन सिटीजन हो तो तब क्या इंडियन सिटीजनशिप नहीं ले सकता वो पर्सन? ठीक है, तो बैकग्राउंड ओरिजिनल एक्ट कहता था 1986 में सिटीजनशिप बाय डिसेंट में सिर्फ फादर जो है वो इंडियन सिटीजन होगा तभी इंडियन की सिटीजनशिप मिलेगी, और ये जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी बन गया था। फिर सेक्शन 4 में अमेंडमेंट करी गई। ठीक है, और फिर बोला गया कि अगर दोनों पेरेंट्स में मदर या फादर इंडियन सिटीजन होना चाहिए तब पर्सन को सिटीजनशिप इंडिया की मिल सकती है। तो अब बात करते हैं रीजन की। सबसे पहले रीजन की बात करें, टू रिकवर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहले सिर्फ फादर के बेसिस पर सिटीजनशिप मिल सकती थी, बट ये इंडियन मदर के लिए अनफेयर हो गया था। देन पॉइंट नंबर 2, टू स्पॉट इंडियन फैमिलीज सेटल्ड ओवरसी। बहुत सारे इंडियन जो हैं वो अब्रॉड में काम करते थे, तो इस लॉ की वजह से दोनों पेरेंट्स को अलाउंस मिली। ऑलराइट, तो नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको रिवाइज भी कर लेते हैं एक बार। 1992 में जो पहले फादर के बेसिस पर सिटीजनशिप मिलती थी, अब वो मदर के बेसिस पर भी मिल सकती है, यानी कि दोनों पेरेंट्स में कोई भी इंडियन सिटीजन हो सकता है। ओके, देन मूव करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। ये लागू किया गया 3 दिसंबर 2004। ठीक है, तो 2003 में सिटीजनशिप एक्ट को स्ट्रिक्ट किया गया, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलीगल इमिग्रेशन, यानी कि यहाँ पर फिर वही बात होगी, इलीगल जो इमिग्रेशन हो रही थी उसको रोकने के लिए। और इसके बेसिस पर क्या लाया गया? लीगल बेसिस पर क्रिएट किया गया नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ठीक है, सिटीजन्स। तो यहाँ पर इमिग्रेशन क्या है, कौन होते हैं इमिग्रेशन, इसका मीन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। ओके, तो बैकग्राउंड में क्या था? पोस्ट 1990s यानी कि 1990s के बाद इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, एंड आइडेंटिटी पर कंसर्न उठने लगे। नेशनल सिक्योरिटी और आइडेंटिटी पर कंसर्न जो हैं वो उठने लगे, क्योंकि बांग्लादेश और नेपाल से काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन हो रही थी। ठीक है, देन डिमांड की गई एक ऐसे मैकेनिज्म की कि इलीगल माइग्रेंट को कैसे रोके। ठीक है, देन इंट्रोड्यूस किया गया ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंडियन डायस्पोरा के लिए, इंडियन डायस्पोरा यानी कि अब्रॉड में रह रहे इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, जिन्होंने फॉरेन की जो है वो सिटीजनशिप ले रखी है, बट वो इंडिया में आ जा सकते हैं इस कार्ड को रखकर। ठीक है, तो की चेंजेस क्या किए गए हैं? इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन को चेंज किया गया।
तो अब इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन क्या थी? एक पर्सन जो इंडिया में विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट रह रहा हो, ठीक है, जब बिना परमिट के रह रहा हो, वो इंडिया की सिटीजनशिप नहीं ले सकता। ठीक है, वैलिड डॉक्यूमेंट के बिना रह रहा हो, जब परमिट के बिना रह रहा हो, वो कभी भी इंडियन सिटीजनशिप नहीं ले सकता, ना ही रजिस्ट्रेशन के थ्रू, ना ही नेचुरलाइजेशन के थ्रू। ओके, देन अमेंडमेंट करी गई सेक्शन 3 में बाय बर्थ में। सबसे पहले बात करते हैं बिफोर 2003 की। तो 2003 से पहले क्या प्रोविजन थे? यही ना कि 1950 से लेके 1987 जो इंडिया में पैदा हुआ हो ऑटोमेटिकली सिटीजन होगा इंडिया का। ठीक है, ये था। एंड 1987 से 2000 तक ये प्रोविजन दिया गया कि एटलीस्ट वन पेरेंट भी इंडियन सिटीजन हो तो ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी उस पर्सन को। एंड अब बात करते हैं अमेंडमेंट की, क्या ऐड किया गया? तो 2003 अमेंडमेंट में ये ऐड किया गया फॉर बर्थ आफ्टर 3 दिसंबर 2004, यानी कि 3 दिसंबर 2004 के बाद, कि जिनका भी बर्थ इंडिया में होगा और वो कैसे इंडियन सिटीजन ले सकते हैं, इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, दोनों माता पिता इंडियन सिटीजन्स हों। ठीक है, नंबर 2, एटलीस्ट वन पेरेंट जो है वो इंडियन सिटीजन हो, बट पेरेंट इलीगल माइग्रेंट ना हो। जो पेरेंट है वो इंडियन, एटलीस्ट वन पेरेंट जो है वो मदर या फादर में से इंडियन सिटीजन हो तब मिल सकती है, बट पेरेंट जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो तो दूसरा इलीगल माइग्रेंट हो तो बच्चे को इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा। ओके, देन पॉइंट नंबर सी की बात करें, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन को टाइटन किया गया, यानी कि रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस को भी स्ट्रिक्ट किया गया। कैसे? चलो समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहा गया कि कोई भी पर्सन अगर इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है वो इलीगल माइग्रेंट ना हो। दूसरा, डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन जो था उनको कंपलसरी किया गया। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी पर्सन ने सिटीजनशिप लेनी है तो रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू, तो सबसे पहले कि वो इलीगल माइग्रेंट ना हो, दूसरा उनके डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन जो है वो कंपलसरी करी गई। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्टार्टेड द लीगल फाउंडेशन फॉर एनआरसी। ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो कई बार आपने सुना और पढ़ा ज़रूर होगा एनआरसी के बारे में। तो क्या है एनआरसी? तो 2003 के अमेंडमेंट एक्ट में ये लीगल फाउंडेशन रखी गई कि एनआरसी, ठीक है, करी जाए। इसके लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक न्यू सेक्शन ऐड किया गया था और इस लीगल फाउंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि इस लीगल फाउंडेशन एनआरसी को कंडक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउंस दी थी, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, और साथ में एनपीआर की क्रिएशन की गई। अब दोनों में डिफरेंस देखो। व्हाट इज एनपीआर? एनपीआर आपका होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ओके, तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में क्या बोला जाता है? तो एनपीआर एक लिस्ट है यहाँ पर सारे लोगों की जो लोग इंडिया में रहते हैं, जैसे इंडियन सिटीजन हो, नॉन सिटीजन हो, फॉरेनर हो या माइग्रेंट हो। ठीक है, रेजिडेंट के लिए लो था, सिटीजन के लिए नहीं। यानी कि एक लिस्ट तैयार करी जाती थी कि इंडिया में कितने लोग रहते हैं, उसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, यानी कि रेजिडेंट क्या है इसका, एक सेकेंड, हाँ रजिस्टर, ठीक है, उसको एनपीआर बोलते हैं। और व्हाट इज एनआरसी? तो एनआरसी होता है नेशनल, इसको आपको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो एक घर में 5 लोग रहते हैं, ठीक है, एक घर है
उस घर में 5 लोग रहते हैं, 5 लोग। वो 5 लोग में से 4 लोग इंडियन हैं और एक फॉरेनर है। ठीक है, तो दोनों को काउंट किया जाएगा। ठीक है, एनपीआर रेजिडेंसी के लिए नहीं था, सिर्फ पॉपुलेशन को काउंट करना था। तो पर्पस था कि एक डाटाबेस हो, नेम, एज, एड्रेस, फैमिली डिटेल होगी इसमें। ऑलराइट, दूसरी तरफ एनआरसी जो है, एनआरसी का मीन है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तो एनआरसी क्या है? एक लिस्ट होती है जिसमें इंडियन सिटीजन की इंफॉर्मेशन होती है। अब इस वजह से ये भी पता चलता है कि इंडियन सिटीजन है वो पर्सन। जो फॉरेनर हैं वो भी सामने आ जाएंगे कि ये इंडियन सिटीजन नहीं है, ये फॉरेनर सिटीजन्स हैं। तो वही एग्जाम्पल ले लो कि 5 लोग हैं एक घर में, तो उनमें से 4 लोग इंडियन हैं और एक जो है वो नॉन इंडियन सिटीजन है, यानी कि फॉरेनर है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि एनआरसी कैसे निकलेगा। एनआरसी निकलेगा कि कितने रेजिडेंट हैं माइनस फिल्टर्ड टू कीप ओनली सिटीजन। ठीक है, यानी आसान भाषा में समझो तो एनपीआर का सिर्फ मतलब है कि पॉपुलेशन को काउंट करना कि कितनी पॉपुलेशन है, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन सिटीजन हो। बट एनआरसी का मीन है कि इंडियन सिटीजन कौन है और फॉरेनर कौन है। ठीक है, ओके। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब एक बार इसको देख लेते हैं कि 2003 अमेंडमेंट में एक न्यू सेक्शन ऐड किया गया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को, अलॉट किया नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को, यानी कि एनपीआर को, एनपीआर यहाँ पर एनआरपी लिख दिया, एनपीआर। और ये भी अलो किया गया नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स भी इशू करेंगे। दो एनआरसी वॉज नॉट कंडक्टेड नेशन वाइड। ठीक है, जो है एनआरसी है अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, दिस अमेंडमेंट मेड इट लीगली पॉसिबल, इवन कि इसको लीगली भी किया गया। ठीक है, लीगल भी बनाया गया, बट फिर भी एनआरसी अभी तक नहीं हुई है। तो अभी आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि एनआरसी क्यों नहीं करवाई गई। ठीक है, अगर हुई भी है तो कहाँ हुई है। ठीक है, वॉज एनआरसी डन अक्रॉस इंडिया? तो आंसर इज नो। हालांकि लॉ ने अलो किया बट इसको कंडक्ट नहीं किया गया पूरे देश में। एंड कल को एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि इंडिया में कौन सी स्टेट है जिसमें एनआरसी हुई है, एनआरसी हुई है। ओके, तो इंडिया में सिर्फ एक ही स्टेट है जहां पर एनआरसी को कंडक्ट किया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से। ठीक है, तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट क्यों चाहती थी एनपीआर एंड एनआरसी को। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 इलीगल माइग्रेंट को कंट्रोल करना था। पॉइंट नंबर 1 क्या? इलीगल माइग्रेंट को कंट्रोल करना था। सेकेंड पॉइंट स्ट्रेंथन करना था नेशनल सिक्योरिटी को, प्रिवेंट करना था कि सिटीजनशिप बाय बर्थ का मिसयूज ना हो। नेशनल आइडेंटिटी डाटाबेस तैयार करना चाहते थे, साथ ही में वो अपडेट करना चाहते थे सिटीजनशिप रूल को। ओके, तो यहाँ पर बिफोर 2003 देयर वाज नो लॉ अलाउइंग द गवर्नमेंट टू मेक एनआरसी। ठीक है, 2003 से पहले ऐसा कोई लॉ नहीं था कि एनआरसी को कंडक्ट किया जाए। ठीक है, पूरी कंट्री में। उसके बाद ना ही कोई लॉ था कि एनपीआर को कंडक्ट किया जाए। और ठीक है, और ना ही नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बने थे। और 2003 की अमेंडमेंट में ये चीज़ें एडेड की गई सेक्शन 14A में, सिटीजनशिप एक्ट में। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एनपीआर को बनाने के लिए बोला, एनआरसी को बनाने के लिए लीगल किया, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को इशू करने के लिए बोला। ठीक है, मेंटेन और अपडेट करने के लिए बोला रेगुलरली। ठीक है, बट इवन अभी उस टाइम पर ना तो जो आपके आइडेंटिटी कार्ड थे वो इशू हुए थे, ना ही ये दोनों कंडक्ट किए गए थे। ठीक है, एनपीआर तो फिर भी कंडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बट एनआरसी अभी तक कंडक्ट नहीं किया गया, सिर्फ एक स्टेट में किया गया है, वो है आपका असम। ठीक है, उसके बाद ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन
ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर की जो आपकी अमेंडमेंट में चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि ओसीआई को इंट्रोड्यूस किया गया। मैंने एक डिटेल लेक्चर बना रखा है ओसीआई पर, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। आप उसमें सब डिटेल से जान सकते हो। मैं लिंक कर दूंगी उस लेक्चर को इस लेक्चर के साथ। ऑलराइट, तो चलिए एक बार देख लेते हैं वो लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट फॉरेन सिटीजन हैं। ठीक है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेटस दिया, वो स्टेटस था ओसीआई बनवाकर। ठीक है, ओसीआई को बनवाना। इंडिया में रह सकते हो, काम कर सकते हो। ठीक है, वीज़ा फ्री एंट्री होगी इन लोगों को, इनको बार बार वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ओसीआई स्टेटस के बारे में सिटीजनशिप एक्ट में जो सेक्शन ऐड किया गया था वो किया गया 7A 7B में। 7 यहाँ पर आपका 7A से लेके 7D तक न्यू सेक्शन ऐड होंगे। ऑलराइट, तो ओसीआई को मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल पर्पस, ठीक है, फॉरेनर रीजनल रिस्ट्रिक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिस से एग्जाम्पशन मिलेगी। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने ऑलरेडी अलग से लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, तो अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इट वाज डन कंट्रोल इलीगल इमिग्रेशन, नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ करना, मिसयूज को यानी कि सिटीजनशिप बाय बर्थ का मिसयूज ना हो, इससे बचना, क्रिएट अ नेशनल आइडेंटिटी रजिस्टर, आइडेंटिटी बनानी। ठीक है, अपडेट करना सिटीजनशिप के रूल को। ठीक है, तो ओसीआई के लेक्चर को ज़रूर सुनना, बहुत फैक्ट्स क्लियर होंगे आप लोगों को। अब मूव करते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ, विच इज़ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये एक्ट लागू हुआ 28 जून 2005 में। अब इसमें फोकस किया गया ओसीआई एंड पीआईओ के लिए, और ओसीआई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यहाँ 2005 की अमेंडमेंट में सिटीजनशिप बाय बर्थ, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, इनमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। ठीक है, बाकी के लॉज में कोई चेंजेस नहीं किया गया। सिर्फ चेंज कहाँ हुआ, ओसीआई के प्रोविजंस में। ठीक है, तो 2005 की अमेंडमेंट में कहाँ चेंजेस नहीं हुए थे, सिटीजनशिप बाय बर्थ, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन। इसका मेन पर्पस था इम्प्रूव करना इंडियन लिविंग अब्रॉड में, यानी कि इंडियन लोग जो अब्रॉड में रह रहे हैं उनको फैसिलिटेट करना। तो बेसिकली मैं कहूँ तो 2003 में ओसीआई को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं तो एकदम से सारे आइडिया नहीं आते। कुछ आइडिया जो हैं वो सिचुएशन के हिसाब से देखकर भी आते हैं। वैसे ही 2000 में इंट्रोड्यूस किया, देन फिर 2005 में इसके प्रोविजंस को इम्प्रूव किया गया। ओके, तो बैकग्राउंड में सबसे पहले था 2003 अमेंडमेंट, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ओसीआई ओवरसी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि सिर्फ कॉन्सेप्ट लाया गया था बट फुली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और 2005 की अमेंडमेंट में इसको एक्सपेंड किया गया और स्ट्रेंथ किया गया ओसीआई रूल को। ओके, अब बात करते हैं इसके फीचर्स की कि 2005 की अमेंडमेंट के क्या फीचर थे। ओसीआई स्कीम को फुली इंट्रोड्यूस किया गया कि कौन ओसीआई ले सकता है और कैसे ओसीआई ले सकता है, क्या रजिस्ट्रेशन होगी, क्या बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, तो आपका 2005 का अमेंडमेंट भी कंप्लीट हो गया और इसमें सिर्फ स्ट्रेंथन किया गया और एक्सपेंड किया गया ओसीआई स्कीम को। ओके, और गिविंग फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज टू स्टे कनेक्टेड विद इंडिया। इंडिया के साथ कनेक्टेड रहने के लिए काफ़ी फैसिलिटीज दी गई, बट विदाउट गिविंग देम एन फुल सिटीजनशिप राइट, यानी कि इनको फुल सिटीजन राइट नहीं थे, सिटीजनशिप राइट नहीं थे, बट एक स्टेटस था कि वो इंडिया में काम कर सकते हैं, इंडिया में रह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 की, जिसको लागू किया गया 6 जनवरी 2015 में। तो अब हम बात करते हैं 2015 में भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे। यहाँ पर 2 तरह के कार्ड्स चल रहे थे,
PIO यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड OCI, इन दोनों में से जो मोस्ट पॉपुलर कार्ड जो स्कीम बनी वो बनी थी पॉपुलर कार्ड स्कीम बनी OCI। तो लोग क्या हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सा कार्ड इम्पोर्टेंट है। तो बस इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बनाया गया था, ये अमेंडमेंट करी गई इस एक्ट में, ठीक है। यानी कि इस एक्ट में क्या किया गया, मर्ज किया गया PIO OCI स्कीम को एक ही OCI कार्ड में, यानी कि OCI कार्ड होल्डर, ठीक है। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एजुकेशनल फील्ड में जा सकते हैं। OCI जो हैं वो वोटिंग नहीं कर सकते इंडिया में, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में और गवर्नमेंट की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती, ठीक है। इफेक्ट की बात करें तो ये सिंप्लीफाइड सिटीजन रिलेटेड टू बेनिफिट यानी कि इंडियन डायस्पोरा के लिए बेनिफिट लेके आया और ग्लोबल इंडियन कम्युनिटीज को स्ट्रॉन्गर किया, ठीक है। और 10 बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो आप सोचोगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो याद करें मैंने बोला था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से इंडियन ओरिजिन के लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते थे इंडियन सिटीजनशिप के लिए, और इस एक्ट के थ्रू उनको राहत मिली, ठीक है। तो पास हुआ ये दिसंबर 2009 में, बट लागू हुआ 10 जनवरी 2020 में। अब इस एक्ट का पर्पस था रिलीजियस माइनॉरिटी के बेसिस पर अगर नेबरिंग कंट्रीज में यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में परसिक्यूशन हो रहा हो नॉन मुस्लिम पर, ठीक है, तो वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। परसिक्यूशन मीन कि धर्म के नाम पर उन पर अत्याचार हो रहा हो। तो इस एक्ट की वजह से पूरे नेशन में डिबेट हुई, प्रोटेस्ट हुआ, बट फिर भी ये काफ़ी हद तक अच्छा एक्ट था। मीन्स इसको आप कहोगे कि काफ़ी बेनिफिट हुआ जो लोग, ठीक है, जो लोग नॉन मुस्लिम थे और वो 3 कंट्रीज में रह रहे थे और अत्याचार सह रहे थे, ठीक है। तो बैकग्राउंड की बात करें, एम्ड एट एड्रेसिंग द सिचुएशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी हु माइग्रेटेड फ्रॉम नेबरिंग कंट्री ड्यू टू परसिक्यूशन, जनरेटेड नेशन वाइड डिबेट एंड प्रोटेस्ट। अब तो बात करते हैं की चेंजेस की। तो सबसे पहले है फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप फॉर सर्टेन रिलीजियस माइनॉरिटीज, यानी कि ये रूल इम्प्लीमेंट हुआ। यहाँ पर मैं फास्ट ट्रैक का मीन बता देती हूँ, कोई काम नॉर्मल से ज़्यादा जल्दी और सिंप्लीफाइड प्रोसेस में कंप्लीट करना, ठीक है। तो ये रूल इम्प्लीमेंट हुआ हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस के लिए जो इन 3 कंट्रीज में रह रहे हों, ठीक है, वो एलिजिबल हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए अगर उन्होंने इंडिया में एंटर किया हो और ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014 में, यानी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले या उसी दिन इन्होंने इंडिया में एंटर किया हो और रिलीजियस प्रोसिक्यूशन यानी कि धर्म के नाम पर शोषण हो रहा हो तो, ठीक है। और इसमें क्या किया गया कि नेचुरलाइजेशन पीरियड को रिड्यूस करके यानी कि 11 साल से 5 साल कर दिया, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम। द एक्ट excluded Muslim from the above provision sparking allegation of religious discrimination। तो ये एक्ट सिर्फ 6 रिलीजियस कम्युनिटी को फास्ट ट्रैक इंडियन सिटीजनशिप देता था जो 3 कंट्री से आने वाले लोगों के लिए था, एंड इन देशों के मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सक्लूड रखा गया क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये सारी की सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं और इनका ऑफिशियल रिलीजियस यानी कि इनका ऑफिशियल रिलीजन जो है वो इस्लाम है। तो एक्ट के हिसाब से इन कंट्रीज में मुस्लिम मेजोरिटी होने की वजह से मुस्लिम को रिलीजियस परसिक्यूशन को फेस करने का कम डर होता था। सो इसीलिए एक्ट ने स्पेसिफिकली मुस्लिम माइग्रेंट को फास्ट ट्रैक सिटीजन की एलिजिबिलिटी लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया। ओके, देन पॉइंट नंबर 3, एग्जेम्प्टेड एरिया।
ये तो प्रोविज़न इंडिया के कुछ एरिया में अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो ये जो प्रोविज़न है वो कुछ एरिया में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो वो कौन-कौन सी एरिया हैं जो 6 शेड्यूल एरियाज़ में आते हैं। ये एरिया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्टेड है। इसमें मेनली ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, जो 6 शेड्यूल में आते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इनर लाइन परमिट। तो ILP एक स्पेशल परमिशन सिस्टम है जहां आउटसाइडर बिना परमिट एंटर नहीं कर सकते। ये एरिया भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में से एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो लाइन परमिट स्पेशल परमिशन सिस्टम है, कोई भी आउटसाइडर परमिट के बिना एंटर नहीं कर सकता इन एरियाज में। अब ये जानो कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बाहर क्यों रखा गया। तो क्योंकि ये एरिया स्पेशल कल्चरल, ट्राइबल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन वाले जोन्स हैं। तो इन एरिया की ट्राइबल पॉपुलेशन, लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बाहर रखा गया। ऑलराइट, तो लास्ट पॉइंट है इलीगल माइग्रेंट से प्रोटेक्शन फ्रॉम इलीगल माइग्रेंट, यानी कि माइग्रेंट से, इलीगल माइग्रेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब बात करते हैं इस एक्ट के इफेक्ट की, ठीक है। तो इसकी वजह से डिबेट हुई नेशनल इंटरनेशनल बेसिस पर, ठीक है। किस टॉपिक पर? सेक्युलरिज्म को लेके, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लेकर। और इसकी वजह से इस्लामिक कंट्री में रहने वाले हिंदूज, क्रिश्चियन, जैन, पारसीज लोगों को राहत भी मिली, ठीक है, और रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से जो ज़्यादा इफेक्ट थे, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस एक्ट को। 2019 को citizenship for persecuted non-Muslim minorities from पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ठीक है। उन लोगों, नॉन मुस्लिम लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाना जो लोग जैसे कि हिंदूज हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, और ये इन 3 कंट्रीज में धर्म के नाम पर शोषण सह रहे थे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रिवीजन करें, अच्छे से मन लगाकर स्टडी करें, एंड लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एस्पिरेंट्स को इस लेक्चर से सीख मिल सके, यानी कि सीख सकें। एंड नेक्स्ट लेक्चर का अपडेट पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें महराज मास्टरी क्लासेस। तो जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज इट फॉर टुडे, बाय एवरीवन, जय हिंद।